जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। 67 बीपीएससी मेंस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएस पेपर 2 में होना चाहिए, आज इसी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। 10 से भी कम टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया हर एक सेक्शन में, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस एंड टेक हो। तो यहाँ पे लगभग 10 टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है या 10 से भी कम टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है जो मुझे लगता है कि आपको तैयारी करके रखनी चाहिए, और ये वो टॉपिक है जो निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आप 67 बीपीएससी मेंस देने वाले हैं या आपके कोई मित्र देने वाले हैं तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो भी 67 बीपीएससी का मेंस देने वाला है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी सेक्शन पे, उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन पे और लास्ट में साइंस एंड टेक सेक्शन पे। मेरे अनुसार पॉलिटी सेक्शन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार राज्यपाल होने वाला। पिछले बार राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति को लेकर के, तो इस बार बीपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है राज्यपाल से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब राज्यपाल जो टॉपिक है उसमें आपको तैयारी क्या करना कि राज्यपाल का क्या अधिकार है, राज्यपाल की क्या अधिकार है, अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, राज्यपाल को लेकर के संविधानिक क्या क्या प्रोविज़न है, राज्यपाल को लेकर के कौन कौन सी समिति बनी है, सरकारिया आयोग ने राज्यपाल को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, तो विभिन्न समिति ने राज्यपाल को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, और बिहार संदर्भ में विशेष भूमिका राज्यपाल की क्या होती है, केंद्र राज्य संबंधों को और विशेष रूप से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के संबंधों को किस तरह से राज्यपाल प्रभावित करता है, ये सब टॉपिक आपको राज्यपाल से तैयार करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसदीय और संघात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, संसदीय शासन प्रणाली के क्या दोष हैं, तो ये सब पे बेसिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली में ही केंद्र राज्य संबंध आ जाता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली के क्या क्या बेसिक विशेषताएं होती हैं, संघात्मक शासन प्रणाली केंद्र राज्य संबंध इसी के एक पार्ट है। केंद्र राज्य संबंध क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध में 3 संबंध नॉर्मली आपको पढ़ने होते हैं, विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ये संबंध को लेकर के कौन कौन से आर्टिकल हैं ये सब देख लीजिएगा आप लोग, इसका एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद न्यायपालिका की मैं बात करूँ तो न्यायपालिका में न्यायिक सक्रियता क्या होता है, एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया न्यायिक सक्रियता क्या होता है। दूसरा है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। इसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म्स की लगातार हम लोग चर्चा करते थे, जब यहाँ पे मैं न्यूज़ एनालिसिस करता था तो लगातार हम लोग चर्चा करते थे जुडिशल रिफॉर्म्स को लेकर के। तो ये सब पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक पे इस पे नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही साथ मूल ढांचा का सिद्धांत क्या होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में मूल ढांचा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा दल बदल कानून मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। महाराष्ट्र में दल बदल कानून को लेकर के सरकार जो चेंज हुई, काफ़ी उस समय में चर्चा चला था दल बदल कानून को लेकर के। बिहार में सरकार चेंज हुई, यहाँ भी दल बदल कानून को लेकर के काफ़ी चर्चा चली। तो दल बदल कानून ये काफ़ी चर्चा चली थी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस बार मेंस के पेपर में। चुनाव आयोग, अगेन बीपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुनाव आयोग भी है। 63 बीपीएससी मेंस में चुनाव आयोग को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। अब चुनाव आयोग में पढ़ना क्या है, एक तो चुनाव आयोग चुनाव रिफॉर्म्स को लेकर के कई सारी बातें चल रही है। चुनाव आयोग कई सारा प्रयास कर रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स आप लोग जरूर पढ़िएगा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या क्या किया गया है, विभिन्न समिति ने इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, विधि आयोग ने इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, ये सब आप लोग पढ़िएगा। साथ ही साथ निष्पक्ष चुनाव करवाने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है, ये सब टॉपिक पे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा चुनाव आयोग से संबंधित। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्सेस फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंपरागत तौर पे बीपीएससी इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछती है, यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या असमानता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
समान नागरिक संहिता भी लगातार चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में रंजना प्रकाश देसाई समिति बनाई गई थी और ये समिति बेसिकली ये देखेगी कि उत्तराखंड में किस तरह से समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। इसके अलावा अभी गुजरात का चुनाव होने वाला है और गुजरात के चुनाव के पहले भी कुछ पार्टी यह करेगी कि अगर वो सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता को गुजरात में लागू करेगी। तो ऐसे कंडीशन में इस टॉपिक पे भी आपको नोट्स बनाना चाहिए। प्रस्तावना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रस्तावना के कई पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, तो प्रस्तावना पे भी आप लोग नोट्स बनाकर रखिएगा। प्रस्तावना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका एक बिंदास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे बीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। मेंस में क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक पे आता ही आता है। तो मेरी तरफ से ये टॉपिक इतने टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चन आप लोग को नोट्स तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको बीपीएससी मेंस में 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और मेरे अनुसार ये 3 क्वेश्चन इसी सारे टॉपिक से आएंगे। तो मैंने जो आपके साथ टॉपिक सेलेक्ट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 टॉपिक मैंने पॉलिटी सेक्शन में आपके साथ जो चर्चा किया है इस पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है, ज्योग्राफी से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है। और ये जो है टॉपिक जो है डायनेमिक होता है, यानी पेपर से जुड़ा हुआ ये टॉपिक होता है, डाटा ओरिएंटेड टॉपिक होता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को यहाँ पे आपको कोट करने की आवश्यकता होती है, नीति आयोग के डाटा को यहाँ पे कोट करने की आवश्यकता होती है, विभिन्न समिति के डाटा को यहाँ पे कोट करने की आवश्यकता होती है। तो ये डायनेमिक पोर्शन होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कृषि होता है। अब कृषि में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो कृषि में कृषि के पिछड़ेपन का क्या क्या कारण है? कृषि के जोत का आकार कम क्यों है? बिहार के पर्सपेक्टिव में देखिए तो और आकार कम है। तो कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या क्या है? और बिहार सरकार, बिहार में भी कृषि पिछड़ा है, तो बिहार में भी कृषि का पिछड़ा के क्या कारण है? देश में कृषि के पिछड़ापन का क्या कारण है? कृषि के पिछड़ापन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए और बिहार सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, दोनों को आप लोग देखिएगा। कृषि को लेकर के WTO विवाद है, WTO पे एक सेपरेट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देती है, या कृषि को कोरिलेट करते हुए WTO से बीपीएससी सेपरेट क्वेश्चन पूछ देती है कि कृषि विवाद वर्सेस WTO। WTO में जो कृषि विवाद को लेकर के चलता है वो जैसे पीस क्लॉज है। पीस क्लॉज बेसिकली इसी WTO के अंतर्गत कृषि विवाद को लेकर के भारत को विशेष छूट दिया गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि कृषि का क्या क्या मुद्दा है जो WTO में उठता रहता है लगातार। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक गरीबी है। अब गरीबी को लेकर के विभिन्न समिति बनी है, वो समिति देख लीजिएगा। तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, रथ दांडेकर समिति है, लकड़वाला समिति है, योजना आयोग का रिकमेंडेशन है। तो ये सब गरीबी को लेकर के विभिन्न समिति और उसके रिकमेंडेशन आप लोग देख लीजिएगा। MPI इंडेक्स रिलीज हुआ इधर हाल में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स देख लीजिएगा, इसका क्या क्या कंपोनेंट है, साथ ही साथ गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अभी तक गरीबी को दूर करने के विभिन्न प्रयास हुए हैं, तो कौन कौन से सरकार ने प्रयास किए हैं और किस तरह से सरकार गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ गरीबी क्या होता है, गरीबी को लेकर के कितने कैलोरी का जो पैमाना है वो फिक्स किया गया है, किस समिति के द्वारा वो फिक्स किया गया है या योजना आयोग के द्वारा फिक्स किया गया है। ये सब बेसिक पर्सपेक्टिव है, इसको देख लेना है। करंट से बस ये जोड़ना है कि वर्तमान में गरीबी का परसेंटेज भारत में कितना है, बिहार में कितना है, और गरीबी को दूर करने का क्या क्या विभिन्न प्रयास किया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी क्या है, गरीबी को लेकर के वर्तमान में अगर कोई रिपोर्ट आया है तो उस रिपोर्ट का क्या क्या इंडिकेशन है, ये सब पर्सपेक्टिव आपको देखने की आवश्यकता है। और इसी में बेरोजगारी को भी देख लीजिएगा, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, या बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, गरीबी और बेरोजगारी किस तरह से आपस में संबंधित है, ये सब पॉइंट आप लोग देखिएगा। अब देखिए तीसरा जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा लगातार चर्चा में बना हुआ है, खास करके रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व में खाद्य असुरक्षा जैसी स्थिति क्रिएट हुई है, तो विश्व में ये चर्चा में बना हुआ। तो खाद्य सुरक्षा जब आप पढ़ते हैं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013
स्मरण में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जरूर देख लीजिएगा। पीएम पोषण योजना हाल में ही लॉन्च हुआ। पीएम पोषण योजना क्या है? और पीएम पोषण योजना को जब आप पढ़ेंगे तो कुपोषण आपके स्मरण में आ जाएगा, क्योंकि कुपोषण को दूर करने के लिए ही पीएम पोषण योजना आया। जब आप कुपोषण पढ़ेंगे तो भूखमरी सूचकांक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, सबको देख लीजिएगा। हो सकता है कुपोषण पे सेपरेट रूप से क्वेश्चन पूछ दें, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक को लेकर के क्वेश्चन पूछ दें सेपरेट रूप से, ऐसा भी हो सकता है। या पीएम पोषण योजना को लेकर के क्वेश्चन पूछ दें, या फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछ दे। रूस यूक्रेन युद्ध के पैरेलल या रूस यूक्रेन युद्ध का इम्पैक्ट क्या हुआ है भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर के, इसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो खाद्य सुरक्षा में इन सारे पर्सपेक्टिव को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कुपोषण पे कई बार हमने चर्चा किया, सेपरेट नोट्स बना लीजिएगा। पीएम पोषण योजना कुपोषण को दूर करने का सरकार का एक प्रयास है, इसको देख लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिएगा। ये सारे पर्सपेक्टिव को आप लोग देख लीजिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था। रूस यूक्रेन युद्ध का इम्पैक्ट क्या ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ा है, भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, और विशेष रूप से बिहार पे क्या प्रभाव है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का इम्पैक्ट इंडिया पे और बिहार पे विशेष रूप से, इसको आप लोग को देखने की जरूरत है। देखिए, ये जो मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका एक पर्सपेक्टिव बिहार का भी है। जैसे कृषि को देखिए, कृषि का पर्सपेक्टिव बिहार का भी है। तो जब आप सरकार के प्रयास लिखेंगे तो उसमें बिहार का प्रयास भी लिखिए। इसी तरह से गरीबी को समाप्त करने का प्रयास जब सरकार का लिखेंगे तो बिहार सरकार का भी प्रयास लिखिए। फूड सिक्योरिटी कुपोषण को दूर करने का प्रयास केंद्र सरकार का लिखेंगे तो बिहार सरकार के प्रयास को भी आप लिखिए। तो ये जितने भी टॉपिक है, उस टॉपिक में अगर बिहार सरकार के प्रयास कहीं आप लिख सकते हैं तो उसको जरूर लिखिएगा, आपको यही चीज मार्क्स दिलवाएगी। बिहार की अर्थव्यवस्था जरूर देख लीजिएगा। जैसे 7 निश्चय योजना 2.0 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने करंट सेक्शन का डिस्कस किया था जीएस पेपर 1 का। वहाँ पे भी मैंने ये बात आपको बोला था कि बिहार की अर्थव्यवस्था आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है जीएस पेपर 1 के करंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ दें। 7 निश्चय योजना है या शराबबंदी योजना है, ये क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 के करंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, और यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में भी जीएस पेपर 2 में भी पूछ सकता है। एमएसएमई भी चर्चा में है। एमएसएमई क्या है, एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है, एमएसएमई को लेकर के सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, वो देख लीजिएगा। बाढ़ और सूखा पिछली बार साइंस एंड टेक में पूछा गया था। बाढ़ एंड सूखा बिहार का फेवरेट टॉपिक है। आपदा प्रबंधन बिहार का फेवरेट टॉपिक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए, लास्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 3। ये है साइंस एंड टेक से संबंधित सेक्शन है। इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और 36 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 72 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन होता है। अगर इसमें अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। इसमें सबसे पहले ऊर्जा की बात करते हैं तो COP26 जो ग्लासगो समिट हुआ था वो आप लोग देखिएगा। ग्लासगो समिट इंपॉर्टेंट है, और 2022 में इस वर्ष COP27 का आयोजन होने वाला है। COP27 यानी शर्मल शेख जो है मिस्र में, वहाँ पे समिट होने वाला है दिसंबर में। अब दिसंबर में जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय में ये समिट भी होने वाला है या इनफैक्ट हो चुका होगा। तो ऐसे कंडीशन में COP26 या COP27 को लेकर के भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकती है। COP27 में क्या प्रयास किए जाते हैं? अक्षय ऊर्जा को लेकर के प्रयास होते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर के प्रयास होते हैं। तो ऊर्जा में आप रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भारत सरकार के प्रयास, बिहार सरकार के प्रयास कि रेन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में बिहार सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और भारत सरकार ने विशेष रूप से क्या प्रयास किया। जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज, इस पर मैंने सेपरेट रूप से एक मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस किया था। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को भी तैयार कर लीजिए। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन पहले ये होता था, लेकिन वर्तमान में देख रहा हूँ मैं इस पर बीपीएससी कम वेटेज कर रही है, कम वेट दे रही है, लेकिन बावजूद इसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को भी तैयार करने की आवश्यकता है। इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आदित्य L1 मिशन क्या होता है? ये मिशन इंपॉर्टेंट मिशन नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं या इसरो के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसरो के जो कमिंग जितने भी मिशन है उस मिशन के एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे आदित्य L1 मिशन है, चंद्रयान
फिर से इसरो लॉन्च करने वाला है, वो है गगनयान भी इसरो लॉन्च करने वाला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट मिशन इसरो का आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए, यानी भविष्य की योजना क्या है इसरो का, इसका एक खाका आपके पास होना चाहिए। और देश के विकास में किस तरह से इसरो की भूमिका रही है, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की किस तरह से भूमिका रही है, और इसको बहुत डीप में समझने की आवश्यकता है। देखिए, इसरो की भूमिका न सिर्फ अंतरिक्ष में रहा है, बल्कि इसरो की भूमिका सामाजिक क्षेत्र में भी रहा है, इसरो की भूमिका आर्थिक क्षेत्र में भी रहा है, इसरो की भूमिका ग्रामीण पृष्ठभूमि को बेहतर करने के लिए भी रहा है, इसरो की भूमिका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए भी रहा है, इसरो की भूमिका जो है सूचना प्रौद्योगिकी को डेवलप करने के लिए भी रहा है। तो इसरो की कई सारे भूमिका है, कई सारे पर्सपेक्टिव है उसका, हर एक पर्सपेक्टिव को आप लोग को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जैसे सामाजिक क्षेत्र में इसरो की भूमिका क्या रही है कि समाज में अगर मान लीजिए कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन को अपलिफ्ट करने में इसरो की भूमिका है, राइट। इसके अलावा आप देखते होंगे कि डॉक्टर वगैरह को जो है टेली मेडिसिन की जो सुविधा दी जा रही है, टेली मेडिसिन हो गया, टेली एजुकेशन हो गया, ये सब इसरो के माध्यम से ही रेगुलेट किया जाता है। तो ये सब में सामाजिक इस भूमिका इस तरह से इसरो की रही है, भारत के समाज को डेवलप करने में इसरो इस तरह से भूमिका निभा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G प्रौद्योगिकी, ये सब इसरो की देन है, या इसरो की भूमिका वहाँ पे इसको डेवलप करने में। तो विभिन्न पर्सपेक्टिव से इसरो को भी समझने की आवश्यकता है। ड्रोन प्रौद्योगिकी ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है, और विशेष रूप से बिहार के रीजन में अभी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इस बिहार में शराबबंदी को रोकने के लिए ड्रोन का यूज किया जा रहा है, और ड्रोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है विशेष रूप से। तो इसको भी आपको इस रूप में देखने की आवश्यकता है। कचरा प्रबंधन बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कचरा प्रबंधन को रोकने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से भूमिका निभा सकती है, ये सब पर्सपेक्टिव पे नोट्स बना लीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी चर्चा में क्यों है, क्योंकि सरकार ने जीएम सरसों को, पहले तो हमारे पास जीएम कॉटन था, कॉटन को पहला अनुमति दिया गया था, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जीएम सरसों को भी अनुमति दिया जा रहा है। तो इसलिए चूंकि जीएम सरसों भी एक जैव प्रौद्योगिकी का एक पार्ट है, तो इसलिए भी जैव प्रौद्योगिकी ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको आप लोग को तैयार करने की आवश्यकता है। और प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण को रोकने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से भूमिका निभा सकती है, ये सब पर्सपेक्टिव पे आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक समस्या आपको दे देगा, और उस समस्या के समाधान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, इसको आपको दे देगा। मान लीजिए आपको समस्या दे दिया कि बाढ़ और सूखा आपदा जो है प्रभावित, बिहार जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र है, बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों की स्थिति देखी जा सकती है। बाढ़ को नियंत्रित करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी मेंस में आया था, और इसी तरह का नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक समस्या दिया जाता है कि बिहार में वायु प्रदूषण है, या भारत में वायु प्रदूषण तीव्र गति से फैल रहा है, इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भारत में कचरा प्रबंधन वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या में से एक है, इन समस्या को नियंत्रित करने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड आप आंसर लिखेंगे तो उसको विभिन्न प्रौद्योगिकी को आपको डिफाइन करना होगा। जैसे बाढ़ और सूखा नियंत्रण में आप नैनो टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है, इसको अगर लिख सकते हैं तो इसको भी लिखिए। बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करने में जैव प्रौद्योगिकी की किस तरह से भूमिका हो सकती है, इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिखिए। बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करने में आप संचार प्रौद्योगिकी की किस तरह से भूमिका हो सकती है, इसको लिखिए। बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की किस तरह से भूमिका हो सकती है, इसको भी लिखिए। बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करने में नाभिकीय प्रौद्योगिकी किस तरह से भूमिका हो सकती है, इसको भी लिखिए। यानी किसी भी टेक्नोलॉजी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लिखिए। किसी समस्या को अगर आपको दिया गया, उस समस्या को सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी से समाधान नहीं किया जा सकता, विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये आपको सोचने की आवश्यकता है कि किस किस टेक्नोलॉजी पे आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप कर लेंगे, इसको आप लोग क्लियर नोट्स बना लीजिएगा, और इस टॉपिक पे सेपरेट रूप से नोट्स बनाइएगा।
डाटा कलेक्ट कीजिएगा, आपका निश्चित तौर पे जीएस पेपर 2 अच्छा जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।